मैं हूं हरीश कंगबार और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं टीजीटी इंग्लिश का पेपर जो 2013 में हुआ था। 25 जनवरी 2015 इसकी एग्ज़ाम की डेट भी दी हुई है और ये एग्ज़ाम पेपर देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि इससे कितने क्वेश्चन फंसते हैं। बिकॉज़ कुछ क्वेश्चंस तो आप मान लीजिए लगभग 40 या 50% तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आते ही आते हैं। मैंने भी अभी 2021 का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है इसमें भी देखा है कि पिछले मैंने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पढ़े थे उनसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये 2013 का एग्ज़ाम का पेपर और इसके हम 30 क्वेश्चंस हर वीडियो में शामिल करेंगे। 30 करके ऐसे हम इसको कवर करेंगे जिससे कि आपको भी देखने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और वीडियो एक के बाद एक आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख रहे हैं, ग्रामर का पहला क्वेश्चन इसमें आ गया है। लेट्स सी। लिटरेचर हो या ग्रामर हो दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए बिकॉज़ सिर्फ एक सब्जेक्ट पे कमांड बनाकर हम कामयाब नहीं हो सकते हैं एक टॉपिक पर, ठीक है। लिटरेचर एंड ग्रामर दोनों ही बहुत अच्छा करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ। ये एक सेंटेंस है, ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ, यानी वह बहुत ही अनहैप्पी लाइफ को बिताता है, यानी नाखुश जीवन जीता है। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस के काइंड्स ऑफ सेंटेंस आप पढ़ना चाहेंगे तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं, जो सामने आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा जिससे आप देख सकते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, हमें इसका एक्सक्लेमेटरी लेना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो व्हाट आना चाहिए और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क सभी में है, ठीक है, चारों ऑप्शन में। व्हाट 3 में है तो एक नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, इट मीन्स ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। व्हाट एन अनहैप्पी, क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यू के बाद हमें वर्ब रखनी है, कौन सी वर्ब सही रहेगी। यू हैव नोन हिम या ही, यू नो हिम या न्यू हिम या एम नोइंग। एम नोइंग तो कहीं से कहीं नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया जो आपका ऑप्शन रहेगा हैव नोन, ठीक है। हैव नोन हमारा करेक्ट रहेगा बिकॉज जो सिंस आता है ना, आपने पढ़ा होगा सिंस एंड फॉर, ये किस में आता है, सिंस एंड फॉर हमारा आता है किस में, हमेशा परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हम देख रहे हैं हैव के साथ नोन है तो ये हमारा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आ गया ग्रामर का और लिटरेचर का क्वेश्चन। वीडियो समझ में आ रही होगी आई होप, और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं, कैसे चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ग्रामर की क्लासेस भी आपको मिलेंगी। क्वेश्चन 3, टेक और टेक दोज लिफ्स अवे। ये लाइन है तो ये किस ड्रामा में है। पहली बात तो ये है, ये ड्रामा में जो लाइन है वो विलियम शेक्सपियर के एक ड्रामा में आती है। द अबव लाइन्स अकर्स इन, किस में अकर होती है, किस में आती है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बहुत ही अच्छा है। ट्वेल्थ नाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, मेजर फॉर मेजर, मेजर फॉर मेजर मतलब जैसों को तैसा, तो ये लाइन उसी में आती है, मेजर फॉर मेजर, ठीक है। आपने इसकी कहानी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो डिटेल में आप देख लेंगे, मैं इसकी वीडियो लेकर आऊँगा। और कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि आपको किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, मेजर फॉर मेजर। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, ही हैड टू साइन और बी एग्जीक्यूटेड।
ठीक है, तो ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तो हमारा कंपाउंड है, लेकिन हमें इसे कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कैसे है, और, एंड, बट, स्टिल, यट, ये सारी चीज़ें आती हैं कंपाउंड में, तो ये हमारा कंपाउंड है। हमें बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में हमारा इफ़ आ जाएगा, अनलेस आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स हमारा तभी बनेगा जब हम दोनों वाक्यों को, यानी इसको और इसको दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, तभी मीनिंग निकलता है। ही हैड टू साइन और बी एग्जीक्यूटेड, यानी या तो उसे साइन करना था या उसे एग्जीक्यूट किया जाता, यानी फांसी लगा दी जाती। तो इसकी सिंपल सा मीनिंग क्या होगा, इफ़ ही हैड नॉट साइन ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड। अगर वो साइन नहीं करता तो उसे फांसी हो जाती। तो हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। एक्टिव पैसिव वॉइस की वीडियो भी मिलेगी आपको, ठीक है, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। आप कोई भी वीडियो सर्च करना चाहेंगे तो आप लिखिए एक्टिव पैसिव वॉइस बाय एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग, क्या तुम्हें मेरा मतलब समझ में नहीं आता है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। ठीक है, पहली बात तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो स्टार्टिंग में आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। जहाँ डू डज होगा तो एक्टिव पैसिव वॉइस में इज आर एम आ जाएगा सब्जेक्ट को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं हमारा सी और डी, हमने दो कैंसिल कर दिए, ए और बी कैंसिल हो गया है, सी और डी में देखते हैं कौन सा रहेगा। ठीक है, इज़ योर मीनिंग अंडरस्टूड, नहीं, माई मीनिंग है तो माई मीनिंग ही रहेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा ना आगे जाकर, माई मीनिंग ही रहेगा। तो माई मीनिंग हमारा डी वाला सही है, बट इन्होंने एक गलती की है, नॉट हटाया नहीं जाएगा, नॉट है तो रहेगा। इज़ माई मीनिंग नॉट अंडरस्टूड, नॉट हमारा मीनिंग के बाद आ जाएगा। इज़ माई मीनिंग नॉट अंडरस्टूड, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इस सेंटेंस में यानी कि ए बी सी डी चारों ऑप्शन मिला के पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, तो हमें क्या करना है, गलती कहाँ पर है ये फाइंड आउट करना है। द ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, ड्राइवर को स्पीड लिमिट पार करने के लिए जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो एक्सीडिंग, फॉर एक्सीडिंग सही है, स्पीड यानी पार करने के लिए, स्पीड लिमिट ये भी ठीक है, द ड्राइवर वॉज पुट ये भी ठीक है। तो इन द प्रिजन नहीं होगा, द हमारा कट जाएगा, द हमारा कट हो जाना चाहिए, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, इन द प्रिजन। ये इनकरेक्ट है पार्ट, ठीक है, इसमें मिस्टेक है, इन प्रिजन होगा, इन द प्रिजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन किसने लिखा था। ठीक है, मेटाफिक्शन पढ़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं मेटाफिक्शन क्या होता है, मतलब फिक्शन का ही एक दूसरा रूप होता है, ये दिखाने के लिए कि ये जो भी चीज़ें हैं सब काल्पनिक हैं। तो मेटाफिक्शन के राइटर जो हैं वो है जैक्स डेरिडा, यानी डेरिडा नाम बोला जाता है शॉर्ट में, तो डेरिडा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द सेंटेंस। गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी, ठीक है, ये भी टीजीटी में हमारे एक आएंगे, इनकी भी सारी चीज़ें हमें लर्न करनी है। स्ट्राइफ इनका एक प्ले है, और जाहिर सी बात है गाल्सवर्दी की जितने भी प्लेस हैं उसमें कहीं ना कहीं मज़दूरों की बात बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज़ ये एक लॉयर की फैमिली से बिलोंग करते थे जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे लेबर डिस्प्यूट्स के बारे में था, जस्टिस के बारे में था, वॉर था, या फिर क्लास डिस्टिंक्शन। स्ट्राइफ यानी संघर्ष, स्ट्राइक से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक होती कहाँ, जैसे फैक्ट्रियों में स्ट्राइक होती है। ठीक है, मजदूर हड़ताल कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, तो स्ट्राइक से आप स्ट्राइक का पता लगा लेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राइट ऑप्शन इज लेबर डिस्प्यूट्स। ठीक है, मजदूरों के आपसी झगड़े यानी मालिकों से, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 9,
पीपल हैव ट्राइड दियर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लड विक्टिम्स, ये एक सेंटेंस है, यानी पीपल हैव ट्राइड दियर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लड विक्टिम्स। तो करना क्या है हमें, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड। इटैलिसाइज्ड यानी जो तिरछा लिखा हुआ है प्रोवोक वर्ड, इसका हमें अपोजिट वर्ड यानी एंटोनियम सेलेक्ट करना है, जिससे कि इसका मीनिंग करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वो जो फ्लड विक्टिम्स, जो बाढ़ के मारे तितारे लोग हैं, उन्हें प्रवोक नहीं किया जाएगा, उनको सांत्वना दी जाएगी, उनको मदद की जाएगी। प्रवोक तो उकसाना या भड़काना हो गया, ठीक है। तो प्रवोक का जो अपोजिट मीनिंग होगा तो वो हो जाएगा हमारा पेसिफाई, यानी शांत करना, ठीक। ग्रेटिफाई तो एक अलग चीज़ हो गया, ग्रेटिफाई यानी संतुष्टि से रिलेटेड, कन्विंस नहीं करना है हमें, अट्रैक्ट नहीं करना है, पेसिफाई करना है, उनको सांत्वना देना, उनको शांत करना है, उनके दुख को दूर करना है। क्लियर? इसका मतलब आपको एंटोनियम सिनोनियम भी बहुत अच्छे आने चाहिए, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर का बहुत बड़ा पार्ट है जो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न? वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? कॉकरपेट, कॉकर हिल, कॉकर वैली या कॉकर माउथ? अरे बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ कहाँ के हैं। उनका जन्म हुआ था कॉकर माउथ में, दिस इज कॉल्ड कॉकर माउथ, ठीक है। वर्ड्सवर्थ कॉकर माउथ, कैसे ये आप पता लगा सकते हैं कि इसमें वर्ड्सवर्थ में आर है तो इसमें कॉकर तो सभी में है, लेकिन लास्ट में, ठीक है, क्या है, वर्ड्सवर्थ के लास्ट में TH है, तो कॉकर माउथ के लास्ट में भी TH है। वर्ड्सवर्थ का जन्म कॉकर माउथ में। क्लियर? ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, पुट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। जिसको डिटेल में पढ़ना है वो मेरी वीडियो से देख सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बाय एक्सेलेंस इंग्लिश क्लासेस, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। हाउ स्मार्ट यू आर, देखिए ये हाउ स्मार्ट, व्हाट एन आइडिया, ये सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इन्होंने लिखा भी गलत है। आर के बाद में क्या आना चाहिए था, एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए था, ठीक है। कोई बात नहीं, फिलहाल हम गलती नहीं करेंगे, इन्होंने की है तो अलग बात है। तो हम करेंगे क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम सैड की जगह एक्सक्लेम्ड विद लगा सकते हैं, या खाली एक्सक्लेम्ड लगा देंगे। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी हो सकता था, क्योंकि वो उसके स्मार्टनेस को देख कर सरप्राइज है, ठीक है। कोई चिढ़ भी जाता है किसी की स्मार्टनेस से, तो अगर आपको मीनिंग क्लियर नहीं होता है कि उसने ये कहा है तुम कितने स्मार्ट हो, तो ये गुस्से में कहा है, चिढ़ाने के भाव में कहा है, या उसकी तारीफ़ कर रही है, तो केवल एक्सक्लेम्ड लिख दो, यही इन्होंने किया है, ठीक है। एक्सक्लेम्ड के बाद दैट भी लगाना है। तो यू आर यानी तुम कितने स्मार्ट हो, लड़की ने किसी से कहा, तो सपोज़ करो लड़के से कहा होगा, ठीक है। तो हमारा इसमें अब तक आपको पता चला होगा कहाँ तक सही जा रहा है। सी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट, लास्ट में डॉट यानी फुल स्टॉप, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफीलिया नॉट गिव अवे? ओफीलिया किसकी लवर है, बताइए आप लोग कमेंट में बताइए। ओफीलिया किसकी लवर है? हैमलेट की, ठीक है। हैमलेट प्ले का कैरेक्टर है ओफीलिया। तो इसमें ओफीलिया ने अपने लवर को कौन कौन से फूल दिए और कौन से नहीं दिए, तो यहाँ पर बात हो रही है नहीं दिए, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, मैंने तो वही पढ़ रखा है तो इसलिए मुझे पता भी है। तो उसने वायलेट्स नहीं दिए थे, ठीक है। वायलेट्स यानी जो वायलेट फ्लावर होते हैं वो उसने नहीं दिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग अकर? यानी शेक्सपियर के कौन से नाटक में ये निम्नलिखित लाइनें प्रकट होती हैं, कौन सी? द ब्राइट डे इज़ डन एंड वी आर फॉर द डार्क, यानी दिन तो चला गया और हमारे लिए अब अंधेरा ही अंधेरा बचा है। ये लाइन जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अदरवाइज़ मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो ये लाइन है हमारी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। इट मीन्स मैंने ऐसे करके बिल्कुल प्रिपरेशन की थी, अपना जो 2021 का एग्ज़ाम मैंने निकाला है, और बाय गॉड्स ग्रेस अब मैं अच्छी जगह पर हूँ, ठीक है। तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा बिल्कुल लाइन पकड़ के आप चलिए और बिल्कुल ड्रामा से कनेक्ट कर दीजिए, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जस्टिस शोज प्रॉब्लम। जस्टिस किसका नाटक है, आपको हमेशा नज़र में आ जाना चाहिए, ये बिल्कुल माइंड में नॉक करना चाहिए। किसका नाटक है, जॉन गाल्सवर्दी। भाई जस्टिस की बात कौन करेगा, लॉयर करेगा, जज करेगा, ठीक है, वकील करेगा, तो लॉयर कौन थे, जॉन गाल्सवर्दी, ठीक है। तो जस्टिस प्ले कौन सी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को उजागर करता है, तो ब्रिटिश सोसाइटी एंड इंग्लिश सोसाइटी, ये तो दोनों एक ही बातें हैं। अमेरिकन लीगल सिस्टम, अमेरिका के थे नहीं, ब्रिटेन के थे, ठीक है। स्कॉटिश सोसाइटी, स्कॉटिश से भी कोई मतलब नहीं है। इन्होंने जो ड्रामाज लिखे उसमें इन्होंने ब्रिटिश सोसाइटी की लीगल सिस्टम को, यानी वहाँ की प्रॉब्लम को दिखाया गया है। जस्टिस में क्या दिखाया गया है कि एक इंसान कानून की गलती की वजह से बहुत बुरे इल्ज़ाम को झेलता है और जेल काटता है, ठीक है ना। 15, हु हैज़ रिटन जॉसलिन अमंग द फॉलोइंग राइटर्स, ठीक है। तो जॉसलिन किसने लिखा, मिल्टन ने नहीं लिखा, शेक्सपियर ने नहीं लिखा, वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा, तो किसने लिखा है, ऑप्शन सी, जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा था। क्या, जॉसलिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, एक लाइक के लिए, कमेंट के लिए हम मतलब इससे मोटिवेशन मिलता है, तो बहुत बेहतर काम करने की इच्छा करती है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट। हैमलेट नाटक जिसने अच्छे से पढ़ा है, सुना है, पता होगा कि इसमें ट्रेजिक फ्लॉ क्या था। ट्रेजेडी में सभी जितने भी ट्रेजेडी है उसमें ट्रेजिक फ्लॉ की बात होती है, यानी कि कौन सी कमी की वजह से इस नाटक के लास्ट में ट्रेजेडी दिखाई दी, ठीक है। तो उसमें क्या था, नोबल नहीं, नोबल तो इसमें कोई बात होती नहीं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, हाँ ओडिपस कॉम्प्लेक्स कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन वो एक बड़ी वजह नहीं थी, ठीक है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स बीएड वाले लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, ठीक है। कौन था ओडिपस और कैसा क्या था वो सब पता होगा। फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में ये जान लीजिए कि जब एक पुत्र का झुकाव माता की तरफ अधिक होता है तो उसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम का विकार आ जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था। वॉल्टिंग एम्बिशन, यानी बहुत बड़ी एम्बिशन होना, अपने अंदर बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा कुछ बनने के लिए, ऐसा भी नहीं था। नन ऑफ दीज, तो हमारा क्या होगा इसमें, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं था। ये कारण इनमें से कोई भी नहीं था कि ट्रेजिक फ्लॉ क्या था हैमलेट में, ठीक है। अच्छा ये नहीं था तो दूसरा क्या था, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट में लिखिए। इसको पता है वो कमेंट में लिखेगा, और नहीं पता है मेरे बताने के बाद लिखिए। इससे क्या होता है कि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, माइंड में बिल्कुल प्रिंट हो जाती हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूंगा कि इसमें ट्रेजिक फ्लॉ जो हैमलेट में था वो था हमारा हैमर्शिया, ठीक है। हैमर्शिया नाम का एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, हैमर्शिया, ठीक है। तो चलिए ना क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमको राइट प्रपोजिशन फिल करना है। आई विल सिट माई डेस्क टू डू माई लेसन, यानी अपना पाठ याद करने के लिए मैं अपनी डेस्क पर बैठूंगा। विद माई डेस्क नहीं होगा, इन माई डेस्क नहीं होगा, फॉर नहीं, तो एट हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। अच्छा कुछ लोग तर्क देंगे कि डेस्क के साथ इन भी लग सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इन नहीं आना चाहिए, एट आएगा, ठीक है। इन दी चेयर तो हो सकता है, चेयर के अंदर, आप चेयर की आर्म्स के अंदर बैठते हैं इसलिए, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 17 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडस वॉज रिटन। अच्छा यहाँ पर रिटन की बात हुई है, देखिए दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, रिटन एंड पब्लिश्ड दोनों चीज़ें अलग हैं। कब लिखा, और लिखा तो यानी लिख के रख लिया हमने, किसी को पता ही नहीं है, पब्लिश होगा तो सबको पता चलेगा। तो पहले लिखा जाता है, उसके बाद पब्लिश होता है। इसके बारे में चलो बताते हैं। रिटन तो था ऑप्शन सी, ठीक है, 1637 1637 में इसको लिखा गया था लिसिडस को, और पब्लिश हुआ था 1638, ठीक है। पब्लिश्ड 1638 एंड रिटन 1637, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, गाल्सवर्दी की बात आ गई, बिल्कुल आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे आंसर पे एकदम। व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर।
ठीक है। लिटरेचर में गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1927, 1929, 1932, 1935। तो जहाँ जॉन गाल्सवर्दी के साथ अगर नोबेल प्राइज़ का नाम जुड़ता है ना, तो मेरे माइंड में बिल्कुल नॉक कर जाता है, क्या एकदम 1932 आ जाता है माइंड में फ़ौरन ही। ऑप्शन सी 1932 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ विलियम शेक्सपियर की बात हो और उनके सोनेट्स की बात हो, ठीक है, तो उसमें एक नाम आता है WH एंड एक डार्क लेडी का नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर WH पूछा गया है, तो WH का फुल फॉर्म क्या है? तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसमें बताने में। उसका फुल फॉर्म होगा विलियम हर्बर्ट। विलियम हर्बर्ट थे WH, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ असाइड? असाइड क्या होता है? अच्छा, ये क्वेश्चन ना मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया, व्हाट इज़ असाइड, ठीक है। तो एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर, यानी ये असाइड क्या होता है कि जो एक्टर्स स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो एक एक्टर बोलता है लेकिन वो ऐसे वर्ड जिनको दूसरे एक्टर्स नहीं सुनते हैं। या ऑप्शन बी एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर सपोज टू हियर। देखो सी और डी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा जो आंसर है वो ए और बी में छुपा हुआ है। नॉट सपोज टू हियर होगा, यानी एक्टर बोल तो रहा है लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो नहीं सुनते हुए माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। जैसे आप नाटकों में देखते होंगे, क्या देखते हैं, जैसे बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपस में 4 लोग बातें कर रहे हैं, तो एक अपना अकेले में बात कर रहा है, अपना पूछा अरे ये सब ऐसे ही हैं, इनको मैं क्या समझाऊं। यानी वो खुद तो बोलता है लेकिन उसकी बातों को वो लोग नहीं सुन पाते हैं, ऐसा हमें दिखाया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं असाइड। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है इसमें बनाने में, तो आपके लाइक का मैं आकांक्षी हूँ। मुझे उम्मीद है आपका लाइक मिलेगा और वीडियो आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी स्टडी वाले ग्रुप्स में, चाहे वो आप मैसेंजर में करिए, व्हाट्सएप में करिए, मुझे नहीं पता कहाँ करेंगे, कर दीजिए, बस टेलीग्राम पे कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। एरर फाइंड आउट करना है, ABCD टोटल मिला के पूरा, यानी ABC तक पूरा एक ही सेंटेंस है। इफ़ आई एम यू आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वॉन द प्राइज, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये श्योर करता कि वो प्राइज़ मुझे मिल जाता। जो चीज़ मैं हूँ नहीं और वो होने की बात करता हूँ, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा करता। तो जो चीज़ें जो हम हैं नहीं और वो हम होने की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं, तो वहाँ पर आप हमेशा याद रखिए सब्जेक्ट के बाद वर आना चाहिए। इफ़ आई एम नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर वर आना चाहिए, इफ़ आई वर यू, ठीक है। तो फॉल्ट कहाँ है, मिस्टेक कहाँ है, एरर है हमारे ए में, ठीक है। तो हमारा ये वाला करेक्ट होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी, कंप्लीट द सेंटेंस। ओटावा राइमा इज अ स्टेंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर्स। आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है पोएम का लिखने का, ठीक है। लाइंस को कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें सिलेबल की बात होती है, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड, ये बात की बात है, बाद में समझाएंगे। फिलहाल देखते हैं ओटावा राइमा क्या होता है। ओटावा और 8, ओटावा 8 आगे समझ में, ओटावा और 8 एक जैसा है, तो 8 लाइन्ड स्टेंजा होता है आयम्बिक पेंटामीटर, जिसको हम बोलते हैं ओटावा राइमा। अच्छा, एक होता है राइम रॉयल। राइम रॉयल 7 लाइन्स, याद रखेंगे। सेस्टेट 6 लाइन्स का, ठीक है। ऑक्टेव 8 लाइन का, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा राइट ऑप्शन हमारा, इसमें हमने आपको बताया ऑप्शन सी, 8 लाइन्ड स्टेंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर, उसको हम बोलते हैं ओटावा राइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द गैप विद एन एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी, यानी ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब फिल करेंगे जिससे हमारा मीनिंग क्लियर हो जाए। ये हमारा सो एंड दैट वाला है। ही वॉज सो टायर्ड, यानी वो इतना थका हुआ था, दैट ही स्कार्सली है, नॉट के बदले रखा हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे। स्कार्सली क्या नेगेटिव सेंस में रखा हुआ है, तो कुड नॉट स्टैंड या कुड स्कार्सली स्टैंड एक ही मतलब है।
ठीक है। इसमें या तो कैन रहेगा या कुड रहेगा, विल या वुड रह सकता है, लेकिन डिड, हैड और शुड ये तो कभी नहीं रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा कुड आया है इसलिए क्योंकि वाज रखा हुआ है, इज होता तो सिर्फ कैन होता। क्लियर? राइट ऑप्शन इज ए, कुड। क्वेश्चन नंबर 25, रीअरेंज द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर लेबल्ड एज PQRS। यानी कि PQRS 4 ऑप्शन मिला के पूरा कुल एक ही सेंटेंस है। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाया गया है पूरा। तो आप देखेंगे कि कैसे इसका सीरीज सही रहेगा। सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा? ओनली टाइम विल टेल, यानी ये तो समय ही बताएगा, समय ही बताएगा कि, अच्छा जब की आ जाता है तो वेदर आ जाता है। ठीक है, ये तो समय ही बताएगा कि द ग्रेट फ्यूचर यू क्रेडिट द नेशन विद, यानी जो ग्रेट फ्यूचर आप अपने नेशन को देना चाहते हैं विल टर्न आउट टू बी ट्रू, क्या वो सच होगा? ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? PRQS, यानी पहले कौन सा? ओनली टाइम विल टेल वेदर द ग्रेट फ्यूचर you credit the nation with will turn out to be true. So option B is correct, PRQS इसका ऑर्डर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, who is the writer of recluse? ठीक है, prelude, recluse ऐसे जब वर्ड आएंगे ना तो आप समझ जाइए वर्ड्सवर्थ है उसके जिम्मेदार। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, वर्ड्सवर्थ, recluse by वर्ड्सवर्थ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, 30 तक हम शामिल करेंगे, बाकी आगे लेकर चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कंप्लीट द सेंटेंस। द टर्म नॉवेल वॉज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड। ये बात तो क्लियर है कि जो नॉवेल वर्ड है वो एक इटालियन वर्ड से लिया गया, इटली के शब्द से लिया गया। तो वो वर्ड कौन सा है? नोवेला, नॉवेल, नॉवेलेट या नोवेल? ठीक है, नॉवेलेट वर्ड आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये सुन के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नॉवेलेट का नॉवेल से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। नॉवेलेट एक अलग ही विधा है, एक अलग शैली है। ठीक है, तो नॉवेल जो वर्ड लिया गया वो नोवेला से लिया गया, नोवेला। फिलहाल ये PDF ने बनाई थी, उसने आंसर में नॉवेलेट दिया हुआ है, बट नॉवेलेट इसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए, नोवेला हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, प्रेल्यूड, रेक्लूज, आप याद रखेंगे ना सब किसका है? वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत फेमस है इनका नाम। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलते हैं। फिलहाल ये चारों लोग को अच्छे से पढ़ना है, इन्हीं के क्वेश्चंस आपको डिस्टर्ब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 29, फिल इन द गैप। क्या फिल करना है? किंग लियर, यानी एक ऐसी ट्रेजेडी जिसमें क्या होता है कि पिता अपनी 2 बेटियों पे अंधविश्वास कर लेता है और जो बेटी सच बोलती है उसको देश निकाला देता है, और वही राजा बाद में क्या ट्रेजेडी को प्राप्त होता है। तो किंग लियर की कितनी डॉटर्स हैं? 3 डॉटर्स, 3 डॉटर्स, 3 डॉटर्स थी उनकी। 2 ने चापलूसी की और 1 ने चापलूसी नहीं की। कहते हैं ना कि लोग चापलूस इंसान से बहुत खुश रहते हैं, कुछ लोग, सभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, कंप्लीट द सेंटेंस द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नोन एज। आ गया भाई हैमलेट वाला जो हमने आपको बताया, हैमलेट हैमर्शिया, हैमलेट हैमर्शिया। तो क्या होता है? एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी में, जो नाटकों में जो एक्टर होता है, जो मेन हीरो होता है, वो जजमेंट नहीं कर पाता है कि कौन से समय पे सही काम करूं, तो उसी को बोला जाता है हैमर्शिया, हैमर्शिया। ठीक है, यानी कि एरर इन जजमेंट आप रखेंगे याद, हैमर्शिया। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और आप यकीन मानिए इन 3 क्वेश्चन के लिए मैंने अपना पूरा जी जान लगाया है इसको पूरा करने में, और आपको ज़रूर इससे बेनिफिट होगा। अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ कि इसमें से आपको आने ही चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो यानी 31 से लेकर 60 तक मैं अगली लेकर आऊँगा। फ़िलहाल इस वीडियो को देखिए अच्छे से, कई बार देखिए, अच्छे से समझिए, और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी सभी से कि अपने
फेसबुक के स्टेटस पर आप लगाइए इस लिंक को, वीडियो का लिंक, जिससे बहुत सारे दूसरे लोग इसको देख पाएँ। बिकॉज़ मेरा मकसद अभी पैसा कमाना नहीं है वीडियो से, मेरा मकसद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और यही मेरे लिए आपकी कोई भी मान लीजिए श्रद्धा मान लीजिए, गुरु दक्षिणा मान लीजिए, कुछ भी मानिए, यही होगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आप एग्ज़ाम में कामयाब हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।